प्राची खुद को संभालो, मैं अब समझ सकती हूँ कि तुम पर अभी क्या गुजर रही है, पर प्लीज ऐसे हिम्मत मत हारो। हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच के रखा हो। तुम ऐसे हारोगी तो फिर सब कुछ बुरा लगेगा ना। नहीं मधु, मैं हार नहीं रही हूँ, मैं बस सोच रही हूँ कि अमन जितने गंदे इल्जाम मुझ पर लगा रहा है ना, इतनी गंदी नहीं हूँ मैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए, मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। जब मैं अपनी जिंदगी में किसी को प्यार ही नहीं कर सकती, जब किसी को प्यार ही नहीं दे पाऊंगी, ना किसी का प्यार पा पाऊंगी, तो फिर क्या मतलब है मेरा। कहते हैं शादी के बाद प्यार हो जाता है, लेकिन क्या मेरे जिस्म को पाने वाला कभी भी मेरी रूह की कीमत जानेगा। हम जानते हैं कि तुम इस दुनिया से अलग हो, तुम सबके लिए अच्छा सोचती हो, सबके लिए अच्छा चाहती हो, लेकिन प्लीज ऐसे हिम्मत मत हारो। ठीक है, कोई बात नहीं, अमन तुम्हारा प्यार नहीं समझना चाहता है तो हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए अमन से भी अच्छा इंसान बनाया हो। मुझे अब किसी से प्यार नहीं करना। इतना कहकर प्राची वहाँ से चली गई और अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रोने लगी। इधर अमन मधु के घर से लौटकर ऑफिस चला गया। अभी वो ऑफिस में गया ही था, तभी उसके सामने से मिस रिचा ने आकर कहा, सर आप फ्री हो, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बिल्कुल, मैं कैबिन में जा रहा हूँ, आप आ जाइए। अमर इतना कहकर चला गया। अमन के जाते ही मिस रिचा भी उनके पीछे पीछे चली गई। क्या बात हो गई जो आप इतनी जल्दी में थी? अमन ने मिस रिचा से कहा। सर हमारी कंपनी को पूरे के पूरे 25 करोड़ का लॉस हुआ है। क्या? पर इतना बड़ा लॉस कैसे हुआ? ये तो नहीं पता, पर आपने लैम्पर्ट शोरूम के साथ काम करने से मना कर दिया, तो रूवल चौधरी ने भी हमारे साथ बहुत बड़ी डील करने से मना कर दिया। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? जरूर ये सब प्राची ने किया होगा, जरूर प्राची ने उसे भड़काया होगा। मैं उस प्राची को छोड़ूंगा नहीं, अमन गुस्से में बोला। नहीं सर, रूवल सर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो यूँ कह रहे थे कि उन्हें हमारे साथ डील करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ लैम्पर्ट शोरूम के ही प्रोडक्ट चाहिए। इस प्राची ने तो पूरी हद ही कर रखी है। चलो ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, अमन ने गुस्से में जवाब दिया। मिस रिचा अपनी बात कहकर चली गई। अमन अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक करने लगा और अपने काम करने लगा। तभी आयशा उसके पास आते ही बोली, डार्लिंग चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, और शॉपिंग के लिए भी। नहीं, मुझे बहुत सारा काम है। अरे काम धाम तो होता रहेगा, सारी लाइफ तुम्हें काम ही काम करना रहता है। चलो ना प्लीज। देखो आयशा, मुझे सच में बहुत काम है। तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना है ना, तो एक काम करो, कैशियर के पास जाकर जितना पैसा चाहिए है ले लो और चली जाओ अपनी किसी फ्रेंड के साथ। मुझे सच में टाइम नहीं है। अच्छा बाबा ठीक है, मत चलो, आयशा ने गुस्से में जवाब दिया और वहाँ से जाकर कैशियर से 10 लाख रुपए लेकर शॉपिंग के लिए चली गई। अमन आज अपनी सारी इन्वेंट्री चेक कर रहा था। कंपनी से पूरे 50 लाख रुपए का हिसाब गड़बड़ आ रहा था। अमन बार बार अपने लैपटॉप पर 50 लाख रुपए का हिसाब लगाकर बौखला रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पैसे कहाँ गए। उसने तो अभी कंपनी से पैसा नहीं निकाला और उसकी फैमिली वालों ने भी शायद कहीं नहीं निकाला। ये सोचते हुए उसे जल्दी से अपनी मम्मी को फोन किया और बोला, हेलो मम्मी, आपने कंपनी से पैसे निकाले हैं क्या? नहीं तो बेटा, मुझे पैसे निकालने की क्या जरूरत होगी, तो खुद घर खर्च देता है और बाकी जो जरूरत होती है वो हम सीधा तुझसे मांगते हैं, कभी बिना तुझे बताए हमने पैसा निकाला ही नहीं। ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं। क्यों बेटा, क्या हुआ, कुछ गड़बड़? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। ये कहकर अमन ने फोन रख दिया और फिर अपने चाचा को फोन लगाकर कहा, चाचा मुझे आपसे एक बात बोलनी थी, आप गुस्सा तो नहीं होगे ना? हाँ बोलो बेटा अमन, क्या हुआ? चाचा आपने कंपनी से पैसे निकाले हैं क्या? नहीं तो बेटा, हम पैसे क्यों निकालेंगे, हमें जरूरत होती है तो तुमसे मांग लेते हैं ना। क्या हुआ? कुछ नहीं चाचा, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। ये कहकर अमन ने फोन काट दिया और सोचने लगा, जब फैमिली में किसी ने पैसे नहीं निकाले तो फिर 50 लाख रुपए गए कहाँ? उसने तुरंत पियून को बुलाया और कैशियर को बुलाने के लिए कहा। कैशियर के आते ही अमन बोला, एक बात बताओ, ये 50 लाख का हिसाब कहाँ है? वो सर, क्या वो सर? बताओ भी, ये 50 लाख का हिसाब गड़बड़ क्यों है? वो सर ये वो सर क्या लगा हुआ है, चुपचाप बताओ ना। वो आयशा मैम आज 10 लाख रुपए लेकर गई और पहले भी 2 बार वो 20-20 लाख रुपए लेकर गई हैं। कैशियर घबराते हुए बोला।
पर तुमने पैसे दिए क्यों? वो कह रही थी कि आपने उन्हें परमिट किया है और वो आपकी होने वाली वाइफ है, तो मैं उन्हें यूं पैसों के लिए मना तो नहीं कर सकता था ना। अच्छा ठीक है तुम जाओ यहाँ से। अमन ने कैशियर को वहां से जाने का इशारा किया और बैठकर मन ही मन सोचने लगा, आने दो, मैं उससे पूछूंगा कि इतने सारे पैसों का किया क्या उसने, और मुझसे बिना पूछे मेरी कंपनी से पैसे निकालने की इसकी हिम्मत कैसे हुई। पैसों के हिसाब गड़बड़ होने की वजह से अमन का दिमाग बहुत खराब था। वो इस बात को लेकर परेशान था कि आयशा ने उससे बिना पूछे इतना पैसा निकाला क्यों। अगर उसे जरूरत भी थी तो आयशा उसे बताती। यूं बिना बताए इतना पैसा निकालने का मतलब क्या था? ये सोचकर वो अभी भी परेशान हो रहा था। तभी उसके पास निखिल का फोन आया। वो पहले से ही गुस्से में था, इसीलिए उसने निखिल का फोन उठाकर सीधे से कहा, बोलो अब क्या हुआ? अमन, तुम्हें प्राची से इस तरह रिएक्ट नहीं करने था, कोई जरूरत नहीं थी। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि वो लड़की पैसे पर मरती है? अरे तुम क्या जानो, जितना तुम कमाते हो उससे कहीं ज्यादा वो कमाती है। तो प्लीज उसे पैसे से खरीदने की कोशिश तो मत करो यार, वो तुमसे ही प्यार करती है। निखिल ने इतना ही बोला था कि अमन चिल्लाकर निखिल पे बोला, यू प्लीज शट अप। निखिल, तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, ये मेरे और प्राची के बीच का मामला है। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? तुम अपनी वाइफ के साथ चुपचाप खुशी खुशी रहो चैन से, या फिर ऐसा तो नहीं कि तुम भी प्राची के साथ अय्याशी कर रहे हो। अमन, मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि तुम इतना सोच सकते हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, पर इतना याद रखना, एक दिन तुम खुद मेरे पास प्राची को मनाने आओगे। निखिल ने इतना कहकर फोन काट दिया। फोन रखते ही मधु ने निखिल के पास आकर पूछा, क्या बात हुई? क्या कहा अमन ने? क्या कहेगा? इतना गिर चुका है कि खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है। मतलब कुछ नहीं, तुम नहीं जानती हो उस इंसान को। अब आगे क्या होता है